क्योंकि अभी भी लोगों के मन में खौफ है, डर है, दहशत है कि आया 18 तारीख को क्या होगा या उसके बाद क्या होगा। गोदी मीडिया जिस तरीके से इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया और वहां बैठ के जंग करवाते हैं, वो टाउन पे भी अटैक हुआ तो वो भी नहीं बचा, तो कोई जगह बची नहीं अटैक के बगैर। छोटे दो बच्चे जो ट्विंस बच्चे थे, उन बच्चों के लिए दुनिया रोई है। आप सोचिए कि वो दोनों बच्चे, उनका क्या कसूर था, वो इस दुनिया से चले गए। अटैक उसी शेलिंग में वो दोनों बच्चों ने अपनी जान खो दी और उनके वालिद साहब वो अभी भी जो है वो जिंदगी और मौत की जो है जंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लड़ रहे हैं। और उनको अभी तक पता नहीं था कि पता नहीं है कि मेरे दो बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए। तो सारा ही फ्रंट लाइन, आप एयर स्ट्राइक्स जब होती हैं तो कोई जगह से, तो शहरों में भी और गाँव में भी हर जगह कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाए। ऑपरेशन सिंदूर किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा, उसका कोई नतीजा हमें जो है सामने दिख नहीं रहा। क्योंकि ऑपरेशन शुरू हुआ, अटैक हुआ, काउंटर रिटेलिएशन हुआ, रिटेलिएशन में हमारे और जो है पता नहीं कितने हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे सिविलियंस कितने शहीद हो गए, और अचानक से सीज फायर हो गया। वार के दौरान आईएमएफ की फंडिंग पाकिस्तान को होती है बिल्कुल। और आईएमएफ की फंडिंग में हम बिल्कुल, हमारी सरकार जो है फेल हो जाती है दुनिया को ये बताने में कि ये जो है इस वक्त ये फंडिंग जो है ये एक, जहां से पहलगाम के अटैक के जो जिम्मेदार टेररिस्ट थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। अब आज तक वो टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक मार गिराए नहीं है। का माहौल है, जिन्होंने अपनों को खोया है वही समझ सकते हैं उसका दर्द, और वही खौफ अभी भी बना हुआ है कि अगर दोबारा इस तरह की चीजें होती हैं तो हमारा क्या होगा। जिम्मेदार जो इतनी जाने गई हैं उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारी सरकार भी है। इसलिए क्योंकि आपने मॉक ड्रिल का कहा था और फिर उस दिन आपने अटैक कर दिया। अंदर से उस तिरंगे के लिए आरएसएस बीजेपी को नफरत है। देश के तिरंगे को बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती है। और अभी तक तो कितने सालों तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे कौन सा झंडा लहरा रहा था। तो ये यहाँ दिल से प्यार नहीं करते, उसको बाहर से करते हैं। इसीलिए जब ये झूठे तिरंगे रैली निकालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो सच सामने आ जाता है। कोई जो है वो नाक साफ कर रहा होता है तिरंगे के साथ, कोई तिरंगे की बेइज्जती कर रहा होता है, कोई उल्टे पुल्टे बयान जो है वो दे देता है। भाजपा के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चाहे जितना मर्जी जो है वो ये कोशिश करें बीच में जुबान से सिर्फ कहने की। 18 का जो जिक्र किया, कारी मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो देश के लिए शहीद हुए और उन्होंने आतंकवादी बना दिया। और 4-5 लीडिंग नेशनल न्यूज चैनल जिनको शर्म आना चाहिए, मैं तो उनको गोदी मीडिया को उनको बोलना ही नहीं चाहिए कि वो मीडिया के, वो तो दलाल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, काफ़ी सारे हमारे जो मेहमान थे, जो ज़ाहिरीन थे वहाँ, वो शहीद हुए। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से खासकर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा कि बदला लिया जाएगा। तो बदला किस हद तक लिया गया आप सब जानते हैं। इसी सब पे बात उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है, खासकर पीर पंचाल के लोग जो मुतासर हुए हैं उससे, इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कि कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और उड़ीसा के इंचार्ज शाहनवाज चौधरी साहब। पूरी बातचीत करेंगे क्योंकि अभी भी लोगों के मन में खौफ है, डर है, दहशत है कि आया 18 तारीख को क्या होगा या उसके बाद क्या होगा। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने चक्कर लगाया है पूरा पुंछ राजौरी में, कितना दर्द महसूस किया लोगों का, जो नुकसानात हुए, किस तरह से देखते हैं? दिल दहलाने वाले इंसिडेंट्स और वाक़े हुए हैं। माँ बाप ने अपने बच्चे खो दिए, छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए। प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हुई उसका तो कोई हिसाब किताब भी नहीं है, तो तबाह हो गया पूरा इलाका। मगर बड़ा दुख होता है ये देख के कि इतनी जानें चली गई, 18 के आसपास जो है जानें चली गई। मगर प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के अपने भाषण में एक बार भी पुंछ का जिक्र नहीं किया, एक बार भी जम्मू का जिक्र नहीं किया। क्योंकि सिविलियंस की जो कैजुअलिटीज हैं वो पूरे देश में हमारे रीजन में ही हुई है।
इसलिए एक बार नाम ले लेते तो कम से कम यहाँ के लोगों को भी लगता कि हाँ, प्रधानमंत्री जी को भी हमारी भी फिक्र है बॉर्डर के लोगों की। और ये जो लोग बैठ के इसी कमरों में जंग की बात करते हैं, या गोदी मीडिया जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया और वहां बैठ के जंग करवाते हैं, उनको एहसास नहीं है कि बॉर्डर के लोग क्या फेस करते हैं। अगर उनको 2 घंटे के लिए बॉर्डर के पास छोड़ दिया जाए तो वो कभी जंग की बात ना करें। लेकिन पुंछ में, राजौरी में, और ख़ास तौर पे पुंछ में मैं कहूँगा कि बहुत तबाही हुई है। और ये तो सीज फायर हुआ, नहीं तो पता नहीं और कितनी तबाही होती है। पुंछ तो मतलब अब कोई भी जगह सेफ नहीं रही। सुरनकोट जिसको सेफर समझते थे, सेफ जोन समझते थे हम, सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ शिफ्ट हो गई थी। लोग भी सारे आसपास से आके सुरनकोट, तो सुरनकोट टाउन पे भी अटैक हुआ तो वो भी नहीं बचा, तो कोई जगह बची नहीं अटैक के बगैर। तो इसलिए ये तो इंसानी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं, कोई जो है उसका हर्जाना नहीं हो सकता है। और वही समझता है जिसने अपनों को खोया होता है। वो छोटे 2 बच्चे जो ट्विंस बच्चे थे, उन बच्चों के लिए दुनिया रोई है। आप सोचिए कि वो दोनों बच्चे, उनका क्या कसूर था, वो इस दुनिया से चले गए अटैक, उसी शेलिंग में वो दोनों बच्चे, अब बच्चों ने अपनी जान खो दी। और उनके वालिद साहब वो अभी भी जो है वो ज़िंदगी और मौत की जो है जंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लड़ रहे हैं। और उनको अभी तक पता नहीं था कि पता नहीं है कि मेरे 2 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए। तो ये सारे लोग जो हैं उन्होंने शहादत दी है ये मुल्क के लिए। तो हमने ये डिमांड की है, कांग्रेस पार्टी ने, तारक अमीत कारा साहब और बाकी सारे सीनियर लीडर आए थे। हमने पूरे पुंछ का, मेंढर, सुरनकोट, पुंछ तीनों जगह का दौरा किया। तो लोगों की मांग थी और हमने ये मांग की है सरकार से कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जितने लोगों ने मुल्क के लिए जान दी है उन सब को शहीद का स्टेटस, मार्टिर स्टेटस मिले, ताकि उनके बच्चों के लिए जो है आगे आसानी हो सके। दूसरा हमने मांग की है कि कम्युनिटी बंकर जो है वो बनाए जाए। और सिर्फ बॉर्डर का कंसेप्ट खत्म हो गया। पहले कंसेप्ट होता था कि बॉर्डर पे, पुंछ बॉर्डर के जो है उसी पे हमला होगा और वहीं पे खतरा है तो वहीं बंकर बनाए जाए। नहीं, अब तो सारा ही फ्रंट लाइन, आप एयर स्ट्राइक्स जब होती हैं तो कोई जगह सेफ, तो शहरों में भी और गांव में भी हर जगह कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाएं। दूसरी ये बड़ी वक्त की ज़रूरत है जो है इमीडिएटली। और तीसरा ये है कि प्रॉपर कंपनसेशन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके जाने चली गई, उसका तो मैंने पहले ही कहा कोई हर्जाना हो नहीं सकता, कंपनसेशन हो नहीं सकता, लेकिन फैमिलीज़ को रिहेबिलिट करने के लिए जो है वो पैकेज दिया जाए। और जितनी प्रॉपर्टी डैमेज हुई हैं, वो जब एक घर का एक पार्ट डैमेज हुआ है तो वो पूरा घर रहने का लायक नहीं है, वो होली उसको डैमेज मानकर हमने ये कहा कि इंजीनियरिंग विंग साथ में, असेसमेंट में हो साथ में, और कंप्लीट उनको कंपनसेशन दिया जाए। मगर जब तक वो कंपनसेशन मिलता तब तक इंटरिम रिलीफ जो है वो इमीडिएटली सबको मिलना चाहिए। और हमारी मांग है कि पीएम पैकेज जो है, पीएम से, प्राइम मिनिस्टर साहब को पीएम पैकेज अनाउंस करना चाहिए यहाँ के लिए। तो ये 3 बड़ी मांगे जो है हमने की हैं अभी। उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। चौधरी साहब, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से देखते हैं आप? क्या आने वाले वक्त में, जैसे हमारी जो सेना है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो उन्होंने वहाँ के 9 जो दहशतगर्द कैंप थे वो तबाह किए, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में फिर से इन्फिल्ट्रेशन होगी अगर वो एरेडिकेट हो गए? देखिए, अपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, हमारी पार्टी के नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, उन्होंने पूरा सपोर्ट सरकार को दिया, बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया। पूरे देश ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप पहलगाम हमले में जो बर्बरियत की, जिस तरीके से शहीद किया हमारे इनोसेंट लोगों को, उसके लिए आप आतंकवाद को ख़त्म करिए, आप स्टेप उठाइए, हम पूरा देश आपके साथ है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा, उसका कोई नतीजा हमें जो है सामने दिख नहीं रहा।
क्योंकि ऑपरेशन शुरू हुआ, अटैक हुआ, काउंटर रिटेलिएशन हुआ, रिटेलिएशन में हमारे और जो है पता नहीं कितने हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे सिविलियंस कितने शहीद हो गए, और अचानक से सीज फायर हो गया। और वो भी सीज फायर की खबर ट्रंप साहब ने। हमारा बायलैटरल हिंदुस्तान इंडिया पाकिस्तान का इशू था, इसमें ट्रंप साहब कौन होते हैं वो सीज फायर करने वाले? पहले इतला जो है वो ट्रंप दे रहा है, और ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि कश्मीर इशू को जो इतने एक लंबे अरसे से हमने दुनिया को बताया था कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इसमें कोई बातचीत हो ही नहीं सकती, ना ये कोई इशू है। लेकिन ट्रंप ने ये कहा कि कश्मीर इशू पे बातचीत दोबारा की जाएगी और हम उसमें मदद करेंगे। तो ये तो एक ब्लो है बहुत बड़ा। इस सरकार का जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसका बहुत बड़ा नाकाम होने का ये सबूत है। दूसरा, वार के दौरान आईएमएफ की फंडिंग पाकिस्तान को होती है, और आईएमएफ की फंडिंग में हम बिल्कुल, हमारी सरकार जो है फेल हो जाती है दुनिया को ये बताने में कि ये जो है इस वक्त ये फंडिंग जो है ये एक जहाँ से हम कहते हैं कि वहाँ से टेररिस्ट चल रहे हैं, वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, उस वक्त आईएमएफ की फंडिंग होती है। ये भी एक बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी को ब्लो है। तो और उसके बाद फिर आपने सीज फायर अचानक से कर दिया और कोई नतीजे पे नहीं पहुंचे। क्या गारंटी है कि दोबारा आतंकवादी हमला नहीं होगा? क्या मोदी जी इस बात की जिम्मेदारी ले सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही हमने देखा नगरोटा में किस तरीके से इंसिडेंट कुछ हुआ, फिर उसकी वो न्यूज़ डिलीट कर दी गई, उसको छुपाने की कोशिश की गई। फिर आपने देखा कल त्राल में इनकाउंटर जो है, 1-2 दिन पहले त्राल में इनकाउंटर चल रहा था। तो अगर दोबारा से वही हमारे जवान शहीद होते हैं, दोबारा से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पहलगाम के अटैक के जो जिम्मेदार टेररिस्ट थे वो खुलेआम घूम रहे हैं, अब आज तक वो टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक मार गिराए नहीं है। तो फिर कहाँ से इंसाफ होगा? ठीक है, आपने अटैक किया, आप कहते हैं आपने इतने आतंकवादी मार दिए, मगर उससे मसला तो नहीं हल हुआ। आप किसी कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंचे। या तो आप बताएं, देश को बताएं। इसीलिए पार्लियामेंट सेशन की मांग की है अपोजिशन पार्टीज ने, राहुल जी ने, कि आप पार्लियामेंट सेशन बुलाएं और आप देश को बताएं कि आपने किन कंडीशंस पे सीज फायर का ऐलान किया और क्या एग्रीमेंट है, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है आपके बीच में। क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग, देश को बताएं कि क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जिसमें वादा कर दिया हो पाकिस्तान ने या किसी और ने कि आज के बाद जम्मू कश्मीर में या हमारे मुल्क में जो है वो आतंकवादी हमले नहीं होंगे या वो टेररिस्ट नहीं भेजेंगे? क्या ऐसा वादा हुआ है? तो बताए देश को कि हमने इसलिए सीज फायर किया। लोग तो ये उम्मीद बनाए बैठे थे कि इस बार तो जो है पीओके को भी मोदी जी जो है वो लाएंगे। वो 56 इंच का जो सीना दिखाते थे वो कहीं दिखा नहीं। वो इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है कि अब इंदिरा गांधी दोबारा हिंदुस्तान में नहीं पैदा होगी। तो इसलिए ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जो सब, क्या इस वक्त ये वक्त नहीं था कि पीओजेके को वापस लाना? हिज़्ब इख्तिलाफ की जितनी जमातें थी, मुझे लगता है इसीलिए मोदी साहब के साथ चली थी। एक तो पुलवामा के हमारे जो शोहदा है उनका बदला लिया जाए, और दूसरा पीओजेके को वापस लिया जाए। फिर अचानक से सीज फायर। मैंने जिक्र किया आपसे कि इस वक्त पूरे देश की ये उम्मीद थी कि ये सही वक्त है जब पूरा देश एक होके खड़ा है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ खड़ी है, सरकार के साथ। सब कह रहे हैं कि आप जब ये कर रहे हो, इसकी शुरुआत कर रहे हो, तो पीओके को वापस लेके आओ। जो पीओके हमारा हिस्सा है उस पीओके को आप वापस लेके आओ। ये उम्मीद पूरा देश जो है उम्मीद लगा के बैठा था। मगर हुआ क्या कि सीज फायर का ऐलान बगैर किसी एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग के, जिसका अभी तक देश की जनता को पता नहीं है। तो ये मैंने इसीलिए आपको कहा कि इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है। शायद इंदिरा गांधी आज होती तो आज पीओके इस तरीके से सीज फायर नहीं होता, पीओके वापस होता तो ही सीज फायर होता। तो इसलिए ये देश को जवाब देना होगा इनको कि आपने किस कंडीशंस पे, किस एग्रीमेंट के तहत, किस अंडरस्टैंडिंग के तहत आपने सीज फायर दिया। ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में देश को इनको बताना होगा। चुर साहब,
अभी सीज फायर जो है वो 18 तक ही है। अभी पब्लिक डोमेन में ये बातें चल रही हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो खौफ में है। चाहे हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, जो सरहदों पे लोग अभी वापस गए हैं वो भी खौफ में हैं। ज़िला पुंछ की खासकर सिटी के लोग भी खौफ में हैं। हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए ताकि ऐसे हालात बनते हैं और इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए? देखिए, अभी आपने जिक्र किया 18 तारीख का तक सीज फायर है। लोगों में डर और खौफ का माहौल है बॉर्डर एरियाज में। किसी बच्ची का, मैं जम्मू बॉर्डर पे किसी बहन का इंटरव्यू सुन रहा था जो हिंदू कम्युनिटी से थी, हमारी बहन। वो उसका दर्द छलक रहा था बोलते हुए। मैंने कहीं मीडिया में सुना कि ये जो लोग गोदी मीडिया जो है इसी कमरों में बैठ के वहाँ जंग की बात करते हैं, यहाँ आके देखें कि हम बॉर्डर पे किस तरह फेस कर रहे हैं। तो डर का माहौल है। जिन्होंने अपनों को खोया है वही समझ सकते हैं उसका दर्द, और वही खौफ अभी भी बना हुआ है कि अगर दोबारा इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमारा क्या होगा। लेकिन बहुत बड़ी चूक सरकार से पिछली बार भी हुई। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जिम्मेदार जो इतनी जाने गई हैं उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारी सरकार भी है। इसलिए क्योंकि आपने मॉक ड्रिल का कहा था और फिर उस दिन आपने अटैक कर दिया। आपको पता था कि जब हमने कार्रवाई करनी है, तो आपको पता है कि जब आप कार्रवाई करेंगे बॉर्डर पे रिटेलिएशन होगा, तो रिटेलिएशन में हमारी सिविलियंस की जानें जाएंगी। तो आपने पहले खाली क्यों नहीं करवाया? आपने पहले एडवाइजरी जारी करनी थी पुंछ टाउन को, इसी तरीके से जम्मू में जो बॉर्डर्स थे आपने सबको पहले एडवाइजरी जारी कर देनी थी लोग, ताकि पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो निकाल लेती उनको। आपने अचानक से अटैक किया, रिटेलिएशन हुआ, रिटेलिएशन में हमारे सिविलियंस मारे गए। एडमिनिस्ट्रेशन फेल रही है लोगों को प्रोटेक्ट करने में। एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपनी जान बचाने में जो है वो भागती फिर रही थी, और लोगों के पास निकलने के लिए जब वो अटैक लगातार चल रहा था पुंछ टाउन में, तो लोग निकलना चाह रहे थे मगर उनके पास कहीं जाने के लिए कोई जरिया नहीं था, किसी के पास गाड़ी नहीं थी, कोई मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। और लोग जब निकल के आगे पीछे भागने की कोशिश की उसमें कई हादसे हुए। तो किस मतलब ट्रॉमा से लोग जो है वो दहशत से लोग गुजरे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी आप सरकार से अपील है कि आप अगर कुछ भी आप प्लान करते हो या आपको पता है कि दोबारा इस कन्फ्लिक्ट में दोबारा जो है जंग हो सकती है या दोबारा अटैक हो सकता है या शेलिंग हो सकती है उस तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान तो 1 मिनट नहीं लगाएगा बर्बरियत करने में। उसने जिस तरीके से आतंक मचाया है, शेलिंग की है, अगर दोबारा इस तरह का माहौल मिलता है तो सरकार को सतर्क रह के वक्त पे एडवाइजरी जारी करके लोगों को कैंप्स में शिफ्ट करना चाहिए, लोगों को रिहेबिलिट वहां से करना चाहिए ताकि लोगों की जानें बच सकें। ऐसा ना हो कि दोबारा ऐसा कुछ हो और जाने हमको बैठे। मैंने जब मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज किए, जो अभी चोर साहब ने बात कही है वही है। क्योंकि जब मैंने वहां से पूछा कि पुंछ से कितने लोगों ने हिजरत की, लोगों ने कहा 85% से अबव लोग जो हैं वो पुंछ शहर को छोड़ के निकल गए थे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? लोग कहने लगे हमें सरकार पे और इंतजामिया पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो 85% से ज्यादा लोग पुंछ हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं निकलते, पुंछ शहर को छोड़ के नहीं निकलते। इसलिए ये यकीनी आपको, चाहे वो अहले सियासत हों या इंतजामिया हो, आपको यकीनी बनाना है अहले पुंछ का तहफ़्फ़ुज़। पुंछ का जो एतबार जब आप पे आ जाएगा तब हम मानेंगे कि आपकी हुकूमत भी है और आपकी जो अफसरशाही वो भी है। चोर साहब, पुंछ में मैंने इंटरव्यू की, खासकर अमरीक सिंह साहब के घर में गया जब वो शहीद हुए थे। उनके भाई ने बड़ी कहानी सुनाई मुझे, लंबी। दुख होता है, दर्द होता है। जंग उनके लिए है जिनके अपने चले गए हैं, ये हम समझते हैं। लेकिन उन लोगों ने ये डिमांड की, जैसे आपने भी कहा कि आपने भी डिमांड्स रखी हैं, वही डिमांड की कि उनके 2 बेटियां, 1 बेटा है और वाइफ है, उनको गवर्नमेंट की जॉब दी जाए, क्योंकि वो एक दुकानदार थे, एक दुकान पे इतने बच्चों के ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। दूसरी बात ये, उन लोगों ने ये डिमांड की कि सरकार को चाहिए, चाहे वो यूटी सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंतजामिया है, हर घर में बंकर जो है वो होना चाहिए पुंछ। बिल्कुल सही मांग की है। हमने पहले ही कहा है कि जो प्रॉपर एक तो कंपनसेशन सबको मिलना चाहिए, और बहुत सारे लोगों की ये भी मांग है कि सरकारी नौकरी परिवार में एक एक को मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए।
और हमने जो मांग की है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शहीद का दर्जा मिलने से उनके बच्चों के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, उनके बच्चों की बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस होती हैं, बहुत सारी जगहों पे बच्चों को आसानी हो जाएगी पढ़ने, उनको बहुत सारा एक स्टेटस मिलेगा जिससे उनको बहुत मदद जो है मुस्तकबिल में मिलेगी। और दूसरा जो बंकर की बात कही है वो हमने बहुत ज़ोर से उस मांग को की है कि कम्युनिटी बंकर्स बनने चाहिए। इंडिविजुअल बंकर हर घर में तो बनना पॉसिबल नहीं है, वो तो मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली। टाउन में ख़ास तौर पे जो ऑलरेडी इतना एक कॉम्पैक्ट एक टाउन में घर बने होते हैं उसमें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाएं जगह जगह, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जो है कम्युनिटी बंकर। जब ऐसी सिचुएशन में तो एक साथ लोग उन कम्युनिटी बंकर्स में, जिसमें प्रॉपर बंकर्स में मगर प्रॉपर जिसमें बंकर्स के साथ वॉशरूम हो, ताकि लोगों को अगर कुछ दिन रहना भी पड़े तो उसका पूरा इंतज़ाम हो। उस तरह ना हो जिस तरह पहले बंकर्स बने हैं कुछ जगह बॉर्डर पे, जिसमें बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। वो बंकर्स जो हैं वो बंकर्स क्या, वो नॉर्मल जो है वो कमरे के लायक भी नहीं है। उनकी जो क्वालिटी से बंकर्स बनने चाहिए, क्योंकि बंकर्स जो है वो शेलिंग से बचने के लिए बनाए जाते हैं और उसकी क्वालिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो बंकर्स बचा सके लोगों को। लेकिन जो बंकर्स बने हैं उनमें जो है बहुत बड़ी करप्शन हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम है। अगर उसकी इंक्वायरी की जाए तो बहुत लोग फंसेंगे उसमें। तो उस तरीके नहीं, प्रॉपर जो है मॉनिटरिंग के साथ जो है वो कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाएं और उसकी शुरुआत जल्दी ही सरकार को करनी चाहिए। अगर सरकार को अपने सिटीजन्स की फिक्र है तो ये कदम सबसे पहले उनको उठाना चाहिए। तो साहब, अगर हम बात करें पार्लियामेंट इलेक्शन की या असेंबली इंतखाबात की, तो उसमें जितने भी आप सियासी लोग थे, आपके सबके मंशूर में था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुंछ के लिए। और अभी आवाज़ उठना जो शुरू हुई है पब्लिक डोमेन से, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जीएमसी की बात की जा रही है और खासकर सुप्रीम कोर्ट के लिए डिमांड की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये डिमांड्स भी हो रही हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं वो सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट किए जाएं, क्योंकि पुंछ में सेफ नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात, आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात की, तो बहुत देर से डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम मांग करते आए। हमने कई बार, जब हम काउंसिल मेंबर थे तो काउंसिल ने भी रेजोल्यूशन पास करके दिया है और हमने कई बार इस इशू को गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुंछ में, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ होना बहुत ज़रूरी और अशद है। लेकिन पुंछ में भी सुरनकोट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का सेंटर, पहली बात है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ का मरकजी दरमियानी हिस्सा जो है सुरनकोट आता है। दूसरा ये है कि पुंछ टाउन बिल्कुल बॉर्डर की जद में आता है और ऐसी टर्माइल में, कन्फ्लिक्ट में, जब इस तरह की वार लाइक सिचुएशन होती है, उस वक्त आप जो है पुंछ में मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वहाँ रन कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ से बिल्कुल डायरेक्टली अटैक जोन में वो एरिया आता है। तो उसमें आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हर लिहाज से सुरनकोट जो है वो बेस्ट सूटेबल जगह है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। और वो जब भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सरकार करे, वो जाहिर सी बात है सुरनकोट में ही बनना चाहिए और मुझे यकीन है कि यहीं बनेगा। उसके लिए हमारी ज़ोर से मांग है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुंछ इसलिए भी सरकार को, मरकजी सरकार को जल्दी करना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर कन्फ्लिक्ट का सबसे पहले जो है वो वार जो फ्रंट जोन है उस पुंछ है, तो यहाँ ज़रूरी है। दूसरा, आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात की, बिल्कुल वो भी जायज़ बात है कि जब इस टर्माइल में जो हमने देखा पिछले दिनों, जब शेलिंग हुई और पूरा पुंछ टाउन हमले की जद में आया, तो उस वक्त सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ से उसको निकल के जो है वो सुरनकोट आना पड़ा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं होगा तो उसको फंक्शनिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, रन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, क्योंकि सारी एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ से निकलना पड़ा, तो वो इस बार जो एक्सपीरियंस हुआ वो बड़ा ख़राब हुआ। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन फिर जो है वो ठीक तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाई, लोगों की मदद नहीं कर पाई। इसलिए ये ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सुरनकोट में हो। मैं नहीं कहता कि पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अगर नहीं भी आपको शिफ्ट करना है तो आप कम से कम पैरेलल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के यहाँ पे जो है वो सेंटर बनाया जाए कि दोनों जगह रन करें, पुंछ में भी रन करें और सुरनकोट में भी एटलीस्ट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ बैठे और फुल फ्लेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का सुरनकोट में होना चाहिए और बीच बीच यहाँ से भी फंक्शनिंग होनी चाहिए, ताकि इस तरह की सिचुएशन में पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हो
और यहाँ से जो है वो फंक्शनिंग करे। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है कि आप जब हम इसकी शिफ्ट करने की बात करेंगे तो ये कंट्रोवर्सी बनेगी कि पुंछ वाले जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए, और बाकी मेंढर सुप्रीम कोर्ट की मांग रहेगी कि वहाँ से शिफ्ट किया जाए। मगर इसको एक बैलेंस्ड तरीके से देखने की ज़रूरत है और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से इसको सिचुएशन जो आने वाले वक्त में जिस तरह की सिचुएशन है आपके सामने, उसको देखते हुए आपको सुरन कोर्ट में अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं भी शिफ्ट करते तो भी सुरन कोर्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखना होगा। आपको एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर यहाँ बिठाने होंगे, और ताकि इस तरह की सिचुएशन में पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वैसे भी भाग के यहाँ आ गई थी तो एटलीस्ट वो यहाँ से फंक्शनिंग कर सके। इसके लिए सरकार को बहुत जो है गहराई से सोचना पड़ेगा और कुछ कदम लेने पड़ेंगे। सबसे अहम बात इसमें यह है कि मुझे लगता है इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। ये आसान नहीं है, पुंछ हेडक्वार्टर को शिफ्ट करना आसान नहीं है, लेकिन जब वक्त की नज़ाकत को आप देखेंगे तो ये बहुत अहम है। क्योंकि और मेरी तमाम सियासी जो क़यादत है, सियासी जो हमारे रहनुमा हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है, अक्सर मैं गुजारिश करता भी रहता हूँ कि आपको जो पब्लिक का काज है वो आपने हर जमात से आगे निकल के एक प्लेटफॉर्म पे आना है पब्लिक की वेलफेयर के लिए, और मुझे लगता है कि इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए और आपसे उम्मीद भी है कि सियासत नहीं करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इन हालात को देखते हुए बिहार में इलेक्शन जीत पाएगी? क्योंकि पब्लिक ने काफी जो है वो सवाल पूछे हैं लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। देखिए, वो तो मोदी जी बिहार इलेक्शन को जीतने में इतने उतावले हैं कि उनको ये भी याद नहीं रहा कि कश्मीर में पहलगाम में 26 लोग हमने खोए, जख्मी लोग जो हैं वो लोग इंजर्ड कश्मीर में हैं अस्पतालों में। तो जब वो फॉरेन विजिट से वापस आए तो उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो कश्मीर चले जाएं और जख्मियों का पता ले लें, बल्कि वो बिहार में इलेक्शन की रैली में चले गए। वो इतने जो है उनको जल्दी है बिहार इलेक्शन की, लेकिन बिहार में लोग अब समझ चुके हैं कि ये इनकी जो है बात, ये कहते कुछ है और करते कुछ है और इनकी कथनी करने में फ़र्क है। लोग अब समझ रहे हैं। आप देखिएगा बिहार में इस बार जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, और इसी वजह से हार का सामना करना पड़ेगा जिस तरह के इन्होंने कारनामे पिछले दिनों में किए हैं, और जिस तरीके से इन्होंने जो लोगों की उपेक्षा थी, लोगों की जो उम्मीद थी, उसको ठेस पहुंचाई है। इन्होंने सीज फायर करके बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के, बगैर किसी देश को बताए हुए जो इन्होंने ये किया है, इस पे इनको जवाब देना होगा देश को, और ये बच रहे हैं जवाब देने से। इसीलिए पार्लियामेंट सेशन का अगर इनके पास कोई जवाब होता, इनके पास जवाब होता, अगर इन्होंने किसी ठीक मायदे के तहत जो देश हित में था उसके तहत अगर इन्होंने सीज फायर किया होता, और जिस तरीके से ट्रंप ने जो है वो हमें नुकसान किया है स्टेटमेंट्स देके, या जो उसने वहाँ से बयान जारी किए हैं, उससे हमें कितना हमारी जो है धचका हमें पहुंचा है, उस सब को लेके अगर इनके पास कोई जवाब होता तो ये फौरी पार्लियामेंट सेशन बुलाते और उसमें देश को बताते, देश को जवाब देते कि हमने इस वजह से किया है। इसलिए इस सब पे बड़ा सवालिया निशान है। तिरंगा रैलीज तो चल रही है ना? देखिए, तिरंगा रैली तो सबसे पहले कांग्रेस ने निकाली, तो कॉपी करते हैं। तिरंगा रैली जो है वो कांग्रेस ने पूरे देश में तिरंगा रैली पहले निकाली। हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, हमारी फोर्सेस के साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए और उनके साथ पूरी सपोर्ट के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में हर प्रदेश में जो है वो तिरंगा रैली निकाली, और उसको फिर आप फॉलो करने के लिए इन्होंने तिरंगा रैली निकाली। मगर वो भी तिरंगा रैली के भी वीडियोस आपने देखे होंगे कि किस तरीके से नारे लगे, और इनके बीजेपी के नेताओं ने जो है, जो बड़े नेता हैं इनके, उन्होंने तिरंगे के साथ नाक तक साफ कर दिया। तो इनके इधर दिल में तिरंगे के लिए जगह नहीं है। ये सिर्फ अंदर से उस तिरंगे के लिए आरएसएस बीजेपी को नफरत है। देश के तिरंगे को बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती है, और अभी तक तो कितने सालों तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे कौन सा झंडा लहरा रहा था, देश का तिरंगा नहीं लहराता था। तो ये यहाँ दिल से प्यार नहीं करते, उसको बाहर से करते हैं। इसीलिए जब ये झूठे तिरंगे रैली निकालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो सच सामने आ जाता है। कोई जो है वो नाक साफ कर रहा होता है तिरंगे के साथ, कोई तिरंगे की बेइज्जती कर रहा होता है, कोई उल्टे पुल्टे बयान जो है वो दे देता है। तो ये इनके जो है दिल में नहीं है, ये सिर्फ जुबान पे है, और वो अब ये एक्सपोज हो रहे हैं जनता में। कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए एक
लीडर ने, भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने गंदी जबान इस्तेमाल की, हम मजम्मत करते हैं उसकी। क्यों इतनी नफरत है? एक वो लेडी जिसने पूरा ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको प्लान किया, और उसी को कहा जा रहा है ये उनकी दहशतगर्दों की बहन है। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस होता है इस तरह की इनकी सोच पे और घटिया सोच पे, और घृण आती है। ये इनके अंदर जो है ना, मैंने आपको कहा इनके अंदर जो है भाजपा के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चाहे जितना मर्जी जो है वो ये कोशिश करें बीच में जुबान से सिर्फ कहने की कि नहीं हम सब भारतीय एक हैं, ये सिर्फ बाहर से कहते हैं, अंदर से इनका एजेंडा छलक के बाहर आ जाता है। इनका बीजेपी का मंत्री है, वो कोई नॉर्मल वर्कर नहीं है बीजेपी का, वो बीजेपी मध्य प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर है, और वो इस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल करके वो कर्नल सोफिया जिसने लीड किया ऑपरेशन सिंदूर को, हमें गर्व है इंडियन आर्मी में, चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वह इंडियन आर्मी है, उनका एक फेस है। और उनके लिए इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करना, वो उसने इनको एक्सपोज किया है कि इनकी सोच क्या है, जो इनके अंदर है वो कभी कभी छलक के बाहर आ जाता है। तो अगर आपके दिल में इतने दर्द होता, अगर भाजपा की क़यादत को, मोदी साहब को अगर इतना ही होता कि भारत को एक नज़र से देखते हो, तो वो उस पर एक्शन क्यों ना लिया होता? उसी वक्त उसको मंत्री से हटाना चाहिए था, उसको बीजेपी से निकालना चाहिए था। तो हम समझते हैं ना कि हाँ नहीं है, मोदी जी के दिल में सब भारतीयों के लिए जगह है, सबका साथ, सबका विकास। वो तब लगता कि ये सबका साथ जो है ये वो यहाँ से ही बोलते हैं, दिल में नहीं है, और वो ये चीज़ें एक्सपोज होती हैं। मगर देश की जनता जो है वो सेकुलर है, और ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की। पूरी दुनिया में हमारा मुल्क इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ का हिंदू यहाँ के मुसलमान के लिए लड़ता है, यहाँ का हिंदू सेकुलर है, यहाँ का मुस्लिम सेकुलर है, यहाँ का सिख सेकुलर है, और यहाँ का हर शख्स अपने आप को भारतीय समझता है, इंडियन समझता है, हिंदुस्तानी समझता है। यही खूबसूरती है, और ये सब एक होकर चलते हैं। तो ये लोग इस बांटना चाहते हैं, सत्ता को हासिल करने के लिए इन्होंने बहुत बांटने की कोशिश की है, देश को बांटने की कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का मुसलमान छोड़िए, यहाँ देश का जो हिंदू है वो ही इनकी डिज़ाइन को फेल करता है, और वो आगे भी इनकी इस नेफेरियस एजेंडा को जो है वो कामयाब कभी होने नहीं देगा। जो साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, क्या ये जरूरी होता है पहले गाली दे के, बुरा भला कह के, चाहे वो गोडी मीडिया हो या ऐसे लीडर हो, पहले आप ऐसा करके एक फास्ट नैरेटिव फैला के फिर माफी मांग लो? आपने माफी मांगी, न्यूज़ 18 ने माफी मांगी, लेकिन वो वीडियो भी एआई जनरेटेड थी, क्योंकि हम एडिटिंग का काम भी करते हैं, हमें सब पता चल जाता है। देखिए, जब आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया हो, आपने जो दिल में बात हो कह दी हो, और बाद में जब प्रेशर पड़ जाए देश का, और उस वक्त आप माफ़ी मांगने, वो माफ़ी कहीं मायने नहीं रखती है, उस माफ़ी का कोई मतलब नहीं है। आपने न्यूज़ 18 का जो जिक्र किया, कारी मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो देश के लिए शहीद हुए, और उनको उन्होंने आतंकवादी बना दिया, और 4-5 लीडिंग नेशनल न्यूज़ चैनल, जिनको शर्म आना चाहिए, मैं तो उनको गोदी मीडिया को, उनको बोलना ही नहीं चाहिए कि वो मीडिया के, वो तो दलाल हैं, जिन्होंने बगैर कोई बात कंफर्म किए हुए, वेरीफाई किए हुए उनको चला दिया कि वो आतंकवादी थे, और उनको मार गिराया, और पुलवामा मास्टरमाइंड थे। कितनी बड़ी शर्म की बात है। अब आप माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, उस पर तो खैर हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने पहले ही जो है एफआईआर के लिए जो है वो चिट्ठी लिखी हुई है, और फिर हम कोर्ट में भी इसके खिलाफ जाएंगे। ऐसे न्यूज़ चैनल्स को जो है वो सबक सिखाना होगा। लेकिन जो आपने दूसरा भी कहा, इन साहब ने भी, मंत्री साहब ने भी माफ़ी मांगी, जिन्होंने कर्नल सोफिया जी के लिए इतने बेहुदा अल्फाज कहे। अब माफ़ी तो मांगी उन्होंने, लेकिन क्यों माफ़ी मांगी? क्योंकि पूरा देश गुस्से में था कि आपने एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर इस तरह की बात की है। पूरा देश गुस्से में था, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इसके खिलाफ एफआईआर लगाई जाए और कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया कि नहीं, हाई कोर्ट जो डिसीजन दिया ठीक है। अब तब मजबूर होकर माफी मांगनी, दिल से थोड़ी माफी मांगी, ये तो जब बचने के लिए माफी मांगी।
चोर साहब, पूरे हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया है मीडिया ने, गोदी मीडिया ने। उन्होंने लाहौर में भी कब्जा किया, रावलपिंडी में कब्जा किया, इस्लामाबाद में कब्जा किया, तो फिर वापस कैसे आ गए? अब दोबारा पूछिए क्या? मैं कह रहा हूं कि गोदी मीडिया ने ये कहा कि हमने रावलपिंडी पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, लाहौर में भी कब्जा, और वहां के कुछ लीडरों को भी इन्होंने जो है गिरफ्तार कर लिया। देखिए, गोदी मीडिया जो है वो इस वक्त देश में जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। पहली बार मैंने देखा है कि मीडिया के लिए लोगों में इतना गुस्सा। लोग, आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं देखिए, फेसबुक पे लोग लिख रहे हैं देखिए, कितनी गालियां पड़ रही हैं इनको, कितना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था हमारी गोदी मीडिया का, और कितने झूठ भरम फैलाए टीआरपी के लिए। महज टीआरपी के लिए इन्होंने देश के मतलब सिक्योरिटी सिनेरियो को गलत तरीके से बयान किया। इन्होंने मतलब एंटी नेशनल, इससे बढ़ के कोई हो नहीं सकता है, और ये देश के साथ गद्दारी का काम किया इन्होंने इतने झूठ बोले। इन्होंने कहा जी आज कराची पे हमला हो गया, वहां पे हमने कब्जा कर लिया है, आज वहां का आर्मी चीफ गिरफ्तार कर लिया है, हमने वहां कब्जा कर लिया है। देश को इतनी गलत बयानी की कि आज लोग जो हैं वो देखना बंद कर गए हैं, लोगों को मीडिया पे विश्वास नहीं हो गया है। आप देखिए कि ज्यादातर लोगों ने अब जो है टीवी चैनल्स उसके बाद बंद कर दिए हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लोकल चैनल्स देखते हैं, ये वाले गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया है। तो इतनी गैर जिम्मेदार लोग जो हैं, इनके खिलाफ जो चिल्ला चिल्ला के जो है वो स्टूडियो में बात करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को जो है इन पे लगाम लगानी चाहिए। जो झूठी रिपोर्टिंग करता है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक न्यूट्रल और फेयर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो प्रमोट हो सके। वरना ये जो झूठे जो है दरबारों के जो वो गुणगान करने वाले लोग पे रोल पे चलते हैं, ये तो देश का नुकसान करेंगे। चलो साहब, बहुत शुक्रिया पीर पंजाल स्थित को। आपका भी पीर पंजाल का, और खासतौर में महमूद साहब पूरा इंटरव्यू सुना है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे हमारे साथ शाहनवाज चौधरी साहब, जिन्होंने तफसील से बात की है, सियासत पे भी, नुकसान पे भी, और कंपनसेट कैसे किया जाए उन पे भी बात की है। बहरहाल गोदी मीडिया के हवाले से मैं ये बताऊं कि रवीश कुमार साहब ने ये बोला था कि टीवी देखना बंद कर दो। आज हम भी यही बोलते हैं कि आप टीवी देखना बंद कर दो, इनको खाम में इनको फायदा देना बंद कर दो। जब आप इनको देखना बंद करेंगे, मुझे लगता है इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और सोशल मीडिया पर जहां भी आप हमें देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पे देख रहे हैं, तो जरूर फॉलो कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखा कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।